स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा इन योर कोड। तो किस तरह से आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, डेटा में क्या क्या कंडीशंस चेक होंगी, रेपिटेशंस चाहिए तो कैसे होंगी, वो सब स्टेटमेंट्स में आता है। सो हमारे पास एक वर्ड होता है फ्लो कंट्रोल इन एनी प्रोग्राम। फ्लो कंट्रोल जो है वो आपके पास तीन तरह का होता है इन कोडिंग। एक होता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब है कि आई हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एक एक करके सब एग्जीक्यूट होंगे। सो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। सो ऑल स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। दूसरा हमारे पास आ जाता है कंडीशनल फ्लो या फिर सिलेक्शन फ्लो या डिसीजन कंट्रोल फ्लो। तो इसमें क्या होता है कि वी हैव सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि आपने स्विच लगाया, इफ लगाया, जहां पर आप कंडीशंस चेक कर रहे हो और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक चूज करना है और एग्जीक्यूट करना है। सो डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन वी चूज कि ये एग्जीक्यूट करें या ये एग्जीक्यूट करें। सो देयर कैन बी टू, देयर कैन बी 10 ऑप्शंस, बट वी हैव टू चूज वन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो उसे कंडीशन कंट्रोल या सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल कहते हैं। एंड तीसरा जो कंट्रोल होता है वो है रेपिटेशन इन सिंपल वर्ड्स। टेक्निकली वी कॉल इट आइटरेशन। सो आइटरेशन और रेपिटेशन का मतलब है कि यू वांट टू रिपीट समथिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स और टिल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक उसको रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो। या फिर आपको पता है कि इस चीज को आपको 10 बार चलाना है या इस चीज को आपको 8 बार चलाना है, सो यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट इट। तो उतनी बार आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशन और आइटरेशन। तो सबसे पहला जो है सीक्वेंशियल, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो सीक्वेंशियल है कि लेंथ ब्रेड्थ इनपुट करानी है, एरिया कैलकुलेट करना है, प्रिंट कर देना है। उसके जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन वाला कर लो कि आप स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कर रहे हो, यू आर इनपुटिंग मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज एंड प्रिंटेड। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, सीक्वेंशियल। आपको रेडियस इनपुट करके एरिया एंड सर्कमफ्रेंस प्रिंट करना है, वो भी सीक्वेंशियल है। तो जहां पर आपके पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सब एग्जीक्यूट होती हैं एक एक करके, वो आपका सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज सेड टू बी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। जो दूसरा है हमारे पास जहां पर हम चूज करेंगे कि भाई कौन सा एग्जीक्यूट करें, उसे हम कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कह लो, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कह लो, या आप उसको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कह लो। ठीक है, यू कॉल इट एनीथिंग। आप इसमें से इसको जो नाम देना है दे सकते हो। इसका मतलब है कि कंडीशंस चेक करके काम करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास इफ कीवर्ड और दूसरा है आपका स्विच कीवर्ड। अब इफ कीवर्ड के अंदर भी आपके पास वेरिएशंस हैं। आप इंडिपेंडेंट इफ यूज कर सकते हो, मतलब खाली इफ जितनी मर्जी बार अपने प्रोग्राम में यूज कर लो। आप इफ के साथ एल्स कीवर्ड लगा के यूज कर सकते हो। आप नेस्टिंग कर सकते हो। नेस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर एक इफ के अंदर एक और इफ, नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हो। आप एल्स इफ लैडर यूज कर सकते हो। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इफ। एंड स्विच होता है, ये सिर्फ इक्वालिटी की कंडीशन चेक करता है कि भाई अगर वैल्यू इक्वल है किसी चीज के तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं। सो इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इफ कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे आई एफ। एंड सिंटेक्स क्या है कि आप कीवर्ड इफ लिखें और ब्रैकेट में आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन देनी है, इन सिंपल वर्ड्स कंडीशन देनी है। सो बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, इसके पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। राइट, सो इफ बूलियन एक्सप्रेशन, पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगर सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो कंडीशन के ट्रू होने पे, तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाना ऑप्शनल है, नहीं भी लगाओगे तो भी एवरीथिंग इज फाइन। राइट, इट विल एग्जीक्यूट द सेम वे। नाउ यहां पर सेमीकोलन नहीं है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, सो या तो एग्जीक्यूट होगी या फिर नहीं होगी। सो यही ऑप्शन हमारे पास होती है। सो अब क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने चेक किया, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया पास। ठीक है, सो मैंने प्रिंट करा दिया पास, पर इसमें फेल वाला तो कोई कंडीशन नहीं आया, इक्वल टू भी लगा देते हैं चलो।
तो आपको यहाँ इफ दोबारा से देना पड़ेगा कि इफ मार्क्स इज लेस देन 50 सो इट शुड बी फेल। सो जो भी कंडीशंस आपकी बन रही है, जितनी भी कंडीशंस बन रही है, फॉर एवरी कंडीशन यू हैव टू पुट अ सेपरेट इफ। तो आप जितने चाहो उतने इफ एक प्रोग्राम में लगा सकते हो। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट नहीं करेगा या कैलकुलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ग्रेड प्रिंट कराना है मार्क्स का, तो आपने मेन के अंदर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और आपने यूजर को पूछा कि भाई मार्क्स बताओ। यूजर ने आपको मार्क्स बताए जो कि आपने सी इन करके मार्क्स में रीड कर लिए। अब आप यहाँ पर कंडीशन चेक कर लेते हो कि अगर तो मार्क्स 50 से ज्यादा है या 90 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर सी आउट कर देती हूँ कि भाई आपको ग्रेड A+ मिल गया। अब अगली कंडीशन मैंने क्या लगाई कि मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, तो मुझे दो कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन 90। तो मार्क्स 80 से तो ज्यादा है बट 90 से कम है। अगर ऐसा है तो आई शुड प्रिंट ग्रेड ए। ऐसे ही मैं अगली कंडीशन लगा सकती हूँ, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 80 तो ग्रेड बी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जितनी चाहें उतनी कंडीशंस दे सकते हो, कोई नंबर ऑफ कंडीशंस के ऊपर लिमिट नहीं है। वो चेक हर एक को करेगा। अगर यहाँ पर 6 कंडीशंस हैं तो ऑल 6 विल बी चेक्ड वन बाय वन। जहां फॉल्स होगी उसको स्किप कर देगा, जहां ट्रू होगी उसके साथ की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। सो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इफ। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास ऑप्शन ही दो होती है कि भाई या तो ये करना है या ये करना है, और वो एक ही कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा काम करो। सो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इफ एल्स कीवर्ड का। तो हम इफ कीवर्ड लगाते हैं, इफ के साथ देते हैं बूलियन एक्सप्रेशन दैट मीन्स कंडीशन, और सेमीकोलन नहीं होगा पीछे, कर्ली ब्रैकेट्स, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो देंगे, एल्स इसी के साथ आएगा। अब मेक श्योर कि इफ और एल्स के बीच में कुछ और नहीं होता। सो इफ के इमीडिएट बाद आपका एल्स होना चाहिए, और एल्स कीवर्ड के साथ कंडीशन नहीं आती है। ऑलवेज रिमेंबर, कंडीशन हमेशा सिर्फ इफ कीवर्ड के साथ आती है, एल्स कीवर्ड के साथ आप कोई कंडीशन नहीं दोगे। सो कंडीशन इज गिवन विद इफ, देयर इज नो कंडीशन गिवन विद एल्स, राइट? So if Boolean expression this, else this. Okay. Now if this condition is true, अगर ये condition true है तो ये वाली statement execute होती है, तो इसको हम true block कहते हैं। अगर condition false है तो ये वाली statement execute होती है, जैसे हम false block कहते हैं। So either this gets executed or this gets executed. So one of the two will be executed. इसका तो simple, अभी जो हमने pass fail वाला किया, या even odd कहते हो आप, कि अगर number 2 से divide होता है तो वो even है, और अगर divide नहीं होता है तो odd है। ठीक है, तो अगर उसको 2 से divide करके remainder आपका 0 आ रहा है तो वो number even है, otherwise वो number odd है। So that is how we work with if else. So जहां पर exactly दो ही options हो कि true है तो ये, false है तो ये, वहां पर हम if else use करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन की जरूरत पड़ जाती है। सो जब ऐसा हो उसको हम नेस्टिंग ऑफ इफ कहते हैं। तो एक इफ के अंदर एक और इफ आ गया। सो अंदर वाली कंडीशन चेक तभी होगी जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू है। जैसे कि आजकल इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, अब आप चेक करना चाहते हो कि भाई बंदा पहले तो इंडियन होना चाहिए वोट करने के लिए। सो नेशनैलिटी हैज टू बी इंडियन, ठीक है। सो इफ नेशनैलिटी इज इक्वल टू आई, मतलब इंडियन है, तभी आप उससे उसकी एज पूछोगे और फिर एज को चेक करोगे। अगर वो इंडियन ही नहीं है तो हमें एज का क्या करना है ना। तो अगर इंडियन ही नहीं है तो फिर कितने भी साल का हो वो वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन दे सकते हैं। सो पहले ये कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, तभी उसके अंदर आकर ये वाली कंडीशन चेक होगी। सो इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ दे दिया जाए। अंदर वाला इफ काम सिर्फ तभी करेगा जब बाहर वाला ट्रू होगा। ऐसे ही अगर इफ आपका एल्स के अंदर है तो अगर एल्स में आते हो तभी अंदर जाके वो कंडीशन चेक हो गई। सो ये थर्ड वेरिएशन हो गई। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं, आप बताऊं मैं आपको, तो वो है एल्स इफ लैडर। क्योंकि यूजुअली हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस होती है ना। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में आप देखोगे आपके पास दो से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, और वो इस तरीके की होती है कि भाई अगर पहली ट्रू है तो अगली चेक नहीं करनी,
अगर वो ट्रू आ गई तो उससे अगली चेक नहीं करनी। तो जहां मुझे पहली मैचिंग कंडीशन मिल जाए मैं वहां पे रुक जाऊंगी, मुझे आगे जाना ही नहीं है, मुझे आगे चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो वो जो है वो होता है एल्स इफ लैडर से। सो एल्स इफ लैडर क्या करता है, आप इफ लिखते हैं, आप कंडीशन लिखते हैं, सेमीकोलन पीछे नहीं होता, इसमें एल्स के साथ ही सेम लाइन पे यू हैव अनदर इफ, एल्स स्पेस इफ एंड आई गिव अनदर कंडीशन। फिर स्टेटमेंट्स हैं, फिर साथ में ही एक और एल्स इफ हम दे सकते हैं, एंड जितने चाहें उतने एल्स इफ दे सकते हैं। लास्ट में एक एल्स भी दे सकते हो जो ऑप्शनल है, अगर नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है कि इसमें वो ये पहली कंडीशन को चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और आगे कुछ भी चेक नहीं हो, इट विल नॉट चेक एनी फर्दर कंडीशन। तो जहां उसको ट्रू मिल गई उसके बाद वो कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको ये कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो अगली कंडीशन पे जाता है, इसको चेक करता है, ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, आगे चेक नहीं करेगा, लेकिन फॉल्स है तो फिर अगली पे जाएगा, एंड सो ऑन। सो दैट इज योर एल्स इफ लैडर। ठीक है, ये आपका एल्स इफ लैडर है। अब जो ग्रेड वाला क्वेश्चन हमने किया था, अगर वो सेम मुझे यहाँ पर करना हो एल्स इफ लैडर से, तो मैंने चेक किया कि भाई अगर तो मार्क्स 90 से ज्यादा है तो ग्रेड जो है वो ए प्लस है। ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ अगर मार्क्स 80 से ज्यादा है तो ग्रेड इज ए। अब यहाँ पर मैंने लेस देन 90 चेक नहीं किया, पिछले वाले में मैंने लेस देन 90 लगाया था, यहाँ पे मैंने लेस देन 90 चेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि वो इस कंडीशन पे आएगा ही तब जब 90 से कम होंगे, क्योंकि अगर 90 या 90 से ज्यादा होते तो ए प्लस प्रिंट करके निकल गया होता ये, है ना। ये नहीं है तभी तो यहाँ पहुंचा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तभी तो ये चेक हो रही है, तो ऑब्वियस की मार्क्स 90 से कम है। और यहाँ पर आप अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लास्ट में जाकर एक एल्स भी दे सकते हो जो तब एग्जीक्यूट होगा जब सारी की सारी कंडीशंस जो ऊपर दी हैं वो फॉल्स हो, तो लास्ट एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर मान लो एल्स है ही नहीं लास्ट में और फिर भी सारी कंडीशंस फॉल्स है तो क्या होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नथिंग एट ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इफ इन डिफरेंट वेरिएशंस। तो ये चार अलग अलग तरीके हैं इफ स्टेटमेंट को लिखने के, कौन सा यूज करना है वो एज अ प्रोग्रामर टोटली आपके हाथ में है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है, क्या आप करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप इसमें से चूज कर सकते हो which method you want to use to check conditions using if. Now the second statement which comes in your condition control statement or selection control statements is switch. ठीक है, switch की हेल्प से लेकिन आप सिर्फ इक्वालिटी चेक कर सकते हो। एक तो if else जो है उसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कुछ भी चेक कर सकते हैं, स्विच सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है। यहाँ पे स्विच कीवर्ड के साथ ब्रैकेट्स में आप एक वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, पीछे सेमीकोलन नहीं आता, यहाँ सेमीकोलन नहीं आता, और इसके अंदर बनते हैं केसेस, कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, केस कीवर्ड लिखेंगे, केस की वैल्यू लिखेंगे, एंड देन वी हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक, देन वी हैव केस, वी हैव वैल्यू, वी हैव स्टेटमेंट्स, वी हैव ब्रेक, एंड सो ऑन। लास्ट में आप चाहो तो एक स्पेशल केस बना सकते हो जिसे कि डिफॉल्ट कहा जाता है। सो डिफॉल्ट केस जो है ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब इनमें से कोई भी केस मैच ना करे। तो इसमें कीवर्ड्स देखो, चार कीवर्ड्स आपके यूज हो रहे हैं। चार कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं स्विच, हम यूज कर रहे हैं केस, डिफॉल्ट एंड ब्रेक। ये फोर जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से डिफाइंड है, तो कंपाइलर को पता है कि स्विच कहाँ आता है, केस कहाँ आता है, ब्रेक कहाँ आता है और डिफॉल्ट कहाँ आता है, एंड ऑल दीज आर इन स्मॉल लेटर्स। तो ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, कोई कैपिटल लेटर इसमें नहीं आएगा। तो आप स्विच के साथ एक वेरिएबल का नाम देते हो, वो चेक करता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू इससे मैच कर रही है, अगर इससे मैच कर रही है तो इसकी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, एंड ब्रेक मतलब स्विच से सीधे बाहर आ जाओ, आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही अगर केस की वैल्यू इससे मैच करती है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करके ब्रेक सीधे बाहर आ जाएगा। इन केस इस वेरिएबल की वैल्यू किसी से भी मैच नहीं करती है, तो जो भी डिफॉल्ट में लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इन केस डिफॉल्ट है ही नहीं क्योंकि डिफॉल्ट ऑप्शनल है, आप चाहो तो डिफॉल्ट केस मत बनाओ। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं बनाया है और वेरिएबल किसी से भी मैच नहीं करता है, देन अगेन नो आउटपुट, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। सो केस वैल्यू के बाद ये साइन है कोलन, टू डॉट्स, सेमीकोलन नहीं है, सो इट्स टू डॉट्स, टू डॉट्स, डिफॉल्ट के बाद भी टू डॉट्स है, और इसके पीछे ना तो कोलन है ना सेमीकोलन।
राइट? अब इसमें हम ज्यादातर इसको हम कहाँ यूज करते हैं? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स मतलब कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो ये करो, यूजर ने 2 प्रेस किया तो ये करो, है ना? सो वहां पर हम स्विच को यूज करते हैं। अदर ऑप्शन आई कैन शो इज कि मान लो मुझे एक नंबर इनपुट करना है 1 से 7 के बीच में और मुझे बताना है कि उसका डे कौन सा है। तो जैसे मैंने बनाया स्विच डे, और डे जो है वो एक इंटीजर है जो मैंने यूजर से इनपुट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ लाइक केस 1। केस 1 है तो क्या करना है मुझे? आई हैव टू प्रिंट मंडे एंड देन ब्रेक। देन आई हैव केस 2। केस 2 है तो क्या प्रिंट करना है? ट्यूसडे एंड देन ब्रेक, एंड सो ऑन। आप 7 केसेस दे सकते हो। और ये भी नहीं है इसमें कि केस 1 2 3 4 ऑर्डर में होने चाहिए। आप चाहो तो केस 7 पहले बना लो, केस 5 फिर बना लो, फिर उसके बाद केस 2 बना लो, फिर केस 3 बना लो, एनीथिंग लाइक दैट यू कैन हैव। सो ऑर्डर किसी भी तरह से हो सकता है, जहां वैल्यू मैच करेगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? सो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया स्विच का। तो इफ में हम कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, स्विच चेक्स ओनली इक्वालिटी। इफ में फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर किसी भी टाइप की वैल्यू अलाउड है कंडीशंस में। स्विच में जो यहाँ पे आप वेरिएबल लिखोगे वो या तो इंटीजर होना चाहिए या वो कैरेक्टर होना चाहिए, फ्लोट नहीं हो सकता। मेरे पास 1.1 1.2 जैसे केसेस नहीं हो सकते। या तो केस 1 2 3 होंगे या केस ABCD होंगे, बट यू कैन नॉट हैव फ्लोट्स ओवर हियर। ठीक है? सो ये आपके स्विच की रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसमें एक और बहुत स्पेशल कंडीशन आती है जिसे फॉल थ्रू कहते हैं। फॉल थ्रू क्या होता है कि अगर आपने किसी भी केस में ब्रेक मिस कर दिया, आपका केस में ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है, तो क्या होगा? एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना दूं तो एरर नहीं आएगा। वो क्या करेगा? अगर केस 2 मैच होता है, ट्यूसडे प्रिंट करेगा और उसके नीचे वाला जो केस है उसको एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। सो इन केस ब्रेक स्टेटमेंट इज मिसिंग इन द मैचिंग केस, जो केस मैच हुआ है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की और उसमें ब्रेक नहीं है तो उससे नीचे वाले केस की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर उसमें भी ब्रेक नहीं है तो उससे नीचे वाले को भी कर देगा। सो जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, या जब स्विच खत्म हो जाए तो रुक जाएगा। ठीक है? सो इसे कहते हैं फॉल थ्रू। दैट मीन्स इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिसिंग इन द मैचिंग केस, इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग केसेस टिल वी फाइंड अ ब्रेक स्टेटमेंट, या आपका स्विच ही खत्म हो जाए। ठीक है? अब जैसे नेस्टिंग ऑफ इफ थी वैसे ही नेस्टिंग ऑफ स्विच भी होती है। फाइन। सो नेस्टिंग ऑफ इफ में क्या था? इफ के अंदर इफ दे सकते थे। नेस्टिंग ऑफ स्विच में क्या है? स्विच के अंदर स्विच दे सकते हैं। वी कैन गिव अ स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्विच स्टेटमेंट आल्सो, इट इज पॉसिबल। कि जैसे अगर आपने उसको ऑप्शन दी कि प्रेस 1 इफ यू वांट टू प्रोसेस रेक्टेंगल, प्रेस 2 इफ यू वांट टू प्रोसेस सर्कल, प्रेस 3 इफ यू वांट टू प्रोसेस कोन। अब उसने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, केस 1 के अंदर रेक्टेंगल पे आ गए। उसके अंदर आपने फिर से उसको ऑप्शन दे दी कि प्रेस 1 टू फाइंड एरिया, प्रेस 2 टू फाइंड पेरीमीटर एंड ऑल, तो वहां एक और स्विच लग सकता है। सो बस पता होना चाहिए आपको। C++ के पेपर में आपको कभी भी स्विच का क्वेश्चन नहीं देंगे, बट ये तो हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई एम टेलिंग यू कि स्विच ऐसे है, बट यू डोंट गेट अ प्रोग्राम टू राइट यूजिंग नेस्टेड स्विच लाइक दिस। बट नेस्टिंग इज पॉसिबल। एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच हो सकता है। सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। सो मेक श्योर यू आर गेटिंग एवरीथिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या डाउट आपको आ रहा है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज भी, जिसे लूप्स कहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लूप्स का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन। सो आइटरेशन या रेपिटेशन करने के लिए जो कंस्ट्रक्ट यूज होता है वो होता है लूप्स। लूप्स मतलब घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। सो लूप्स हमारे पास C++ में 3 है। वी हैव फॉर लूप, वी हैव व्हाइल लूप, एंड वी हैव डू व्हाइल लूप. So for, while, do while, again these all are keywords. So keywords have to be written in small letters. For सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि for एक ऐसा लूप है जहां पे मुझे पता होता है how many times I want to repeat something. So मुझे पता है कि कितनी बार रिपीट करना है, तो for वहां पर हम इजीली लगा सकते हैं। while जो है उसमें होता है कि कोई कंडीशन है, अब वो कोई कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक रिपीट करते रहेंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी रुक जाएगा। do while कम यूज होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। इसमें ये होता है कि भाई एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो फिर से रिपीट करो, अदरवाइज मत करो। इसलिए इन दोनों लूप्स को हम एंट्री कंट्रोल लूप्स कहते हैं। वाई आर दे कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप? क्योंकि ये लूप में घुसने से पहले कंडीशन चेक करते हैं। ट्रू है तभी लूप एग्जीक्यूट होता है,
अदरवाइज होता ही नहीं है। तो अगर इसमें कंडीशन फॉल्स है, लूप एक बार भी नहीं चलेगा। सो इट चेक्स द कंडीशन फर्स्ट, इफ इट इज ट्रू देन ओनली स्टार्ट्स रिपीटिंग, अदरवाइज इट विल नॉट रिपीट एट ऑल। तो अदरवाइज ये चलता ही नहीं है, आपका लूप चलेगा ही नहीं, एक बार भी नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल जो है वो आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब है कि भाई एक बार तो एग्जीक्यूट कर दो पहले आप, एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो दूसरी बार एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो नहीं करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। सो इट विल कीप चेकिंग कंडीशन लाइक दिस, ठीक है। सो ये एक लौता हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये काम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है फॉर लूप। फॉर लूप को हम राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर तीन चीजें लिखते हैं। हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, शुरू कहाँ से करना है, कंडीशन, कहाँ तक जाना है फाइनली, एंड देन हाउ मच यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज योर काउंटर। सेमीकोलन नहीं आता पीछे, सो फॉर वाली स्टेटमेंट के पीछे आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। देन यू राइट योर स्टेटमेंट एंड यू क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। सो यहाँ भी वही बात है कि अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट्स स्किप कर सकते हो, एक से ज्यादा है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं, ठीक है। सो वी गिव इट लाइक दिस। सो ये आपका हो गया फॉर का सिंटेक्स। अब ये तो सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मुझे अपना नाम 5 बार प्रिंट करना है, तो मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 5, a प्लस प्लस, ठीक है। सो a क्या है, 1 है, a लेस देन इक्वल टू 5, a प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सी आउट अंजलि, एंड आई वांट to go to the next line every time it is executed. So how does it work? सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होती है कंडीशन। कंडीशन हो गई, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, स्टेटमेंट्स के बाद जाकर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और फिर से कंडीशन चेक होती है, और तब तक होती रहती है जब तक ट्रू है। जब फॉल्स होगा इट विल स्टॉप। सो हाउ डज इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से a क्या है, 1, a इज 1, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, हाँ ठीक है, अंदर आ गए, अंजलि प्रिंट हो गया। फिर वो यहां से जाएगा इधर a प्लस प्लस। अब यहाँ पर आप चाहे प्लस प्लस a लिखो या a प्लस प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, तो इसने a को इंक्रीज करना ही है, चाहे a प्लस प्लस हो या प्लस प्लस a हो। सो यहाँ पर आपके पास जो भी है इंक्रीमेंट होगा, और फिर वो जाके दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं है, तो फिर से अंजलि प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 होगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, और फिर से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। सो जब ये 6 हो जाएगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स। सिंस 6 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स, द लूप विल स्टॉप, द लूप स्टॉप्स ओवर देयर। ये आपका आउटपुट आ गया। So that's how repetition is done with the help of for loop. अब इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको फॉर लूप के बहुत सारे प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। तो जो डिटेल्ड प्लेलिस्ट है आपके पास सी प्लस प्लस की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लूप्स के करवाए, ठीक है। सो वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वन शॉट में हम सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ लूप लिखते कैसे हैं, लूप का पर्पस क्या होता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस इसकी तभी होती है जब आप इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स करके देखते हो, बना के देखते हो, ठीक है। सो ये तो था फॉर लूप का सिंटेक्स। ऐसे ही जो अब आपके पास वाइल लूप है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। वाइल लूप में ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी। इनिशियलाइजेशन हम पहले ही कर लेंगे, मतलब आपके वेरिएबल में इनिशियली कुछ होना चाहिए, और उसके बाद आप लिखते हो वाइल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कंडीशन, सेमीकोलन नहीं आएगा पीछे, एंड कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स। एंड याद रख के यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, वापस कंडीशन चेक, चलता रहेगा। तो वही कोड जो मैंने अभी पीछे किया, अगर यहाँ पर करना होता तो मैं a को ले लेती 1, यहाँ पे लगा देती वाइल a लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन है, सेमीकोलन नहीं आएगा पीछे, आपने सी आउट अंजलि करा दिया, और मान लो मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा, a 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, अंजलि प्रिंट हुआ। फिर ऊपर आया, ए तो अभी भी 1 है, 1 अभी भी लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर से अंजलि प्रिंट हुआ। फिर ए 1 है, भाई ये तो 1 ही रहेगा ना, वो तो बदल ही नहीं रहा, it is still 1, it is still 1, and it is executing 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 again and again. So this becomes an infinite loop, क्योंकि कंडीशन कभी false
हो ही नहीं रही है। सो व्हाइल लूप में ये ध्यान रखना पड़ता है कि वेरिएबल कहीं तो जाकर मॉडिफाई हो। अगर आपका वेरिएबल मॉडिफाई ही नहीं हो रहा है, सो इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। सो इट हैज टू बी लाइक दिस। सो ये जो आपका है व्हाइल लूप लिखने का तरीका है। बट ऑब्वियसली जब मुझे पता है कि 5 बार चलाना है तो मैं व्हाइल लूप वहां पे इस्तेमाल नहीं करूंगी, वहां पर मैं फॉर ही यूज करूंगी। बट देयर आर अदर सिचुएशंस, जैसे कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप चेक करना चाहते हो कि जब तक ए बी से बड़ा है, या जब तक ए मॉड बी जीरो ना आ जाए, मतलब जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक रिपीट करते रहो। तो ऐसी जब कंडीशंस हो जाती हैं तो आपको वहां पर while loop यूज करना चाहिए, ठीक है। बट व्हेन आई नो हाउ मेनी टाइम्स समथिंग इज गोइंग टू रिपीट, द बेस्ट लूप इज फॉर लूप एंड यू शुड स्टे विद फॉर लूप। बाकी आपकी मर्जी है, एज अ कोडर आपको जो लूप कन्वीनियंट लगता है आप यूज कर सकते हो। तीसरा लूप जो है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप, वो है डू वाइल लूप। उसमें भी इनिशियलाइजेशन तो होगी पहले कुछ, फिर डू कीवर्ड आ जाएगा। डू कीवर्ड के बाद हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट्स होंगी, इसी के बीच कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट दी जाएगी, और लास्ट में आपके पास आ जाता है व्हाइल, और ब्रैकेट में कंडीशन लाइक दिस, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन हो गई, डू हो गई, स्टेटमेंट्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, व्हाइल, कंडीशन, एंड दिस इज द ओनली लूप जिसके पीछे आप सेमीकोलन लगा रहे हो। तो फॉर के एंड में सेमीकोलन नहीं था, व्हाइल के एंड में सेमीकोलन नहीं था, लेकिन डू व्हाइल के एंड में सेमीकोलन है, और वो एक बार पहले इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। सो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस, और फिर जाकर आपकी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, तो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। सो कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। बाकी जो काम हमने अभी पहले किया था वो सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। अपने ए में 1 ले लिया, डू लगाया, अंजलि प्रिंट किया, यहाँ पर आपने ए प्लस प्लस कर दिया, और फिर यहाँ पर दे दिया while a लेस देन इक्वल टू 5। सो इसमें भी 5 बार ही आपका नाम प्रिंट होगा। A1 है, एक बार पहली बार प्रिंट हो गया बिना कुछ चेक किए, फिर 2 हुआ तो 2 ट्रू है, तो फिर अंजलि फिर से प्रिंट हो गया, 3 हुआ तो फिर से प्रिंट हो गया, 4 5, जब ये 6 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो 5 बार ही प्रिंट करेगा। इसमें भी, इसमें चेंज सिर्फ देखो तब आता है जब आपके पास कंडीशन पहली बार में फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लूप लिखा है फॉर a इज इक्वल टू 7, a लेस देन इक्वल टू 5, a प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया सी आउट कोड। सो क्या होगा, कोड एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन जब चेक करेगा A7 है, 7 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स, तो इसका कोई आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, लूप चला ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको while से लिख देती तो भी मेरे पास क्या आता, नो आउटपुट। क्यों आता नो आउटपुट, क्योंकि इसमें भी कंडीशन पहली बारी में ही फॉल्स हो जाती, तो इसका भी नो आउटपुट वाला सीन हो जाता, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो a इज इक्वल टू 7 डू, एंड आई हैव सी आउट कोड a प्लस प्लस, एंड देन मेरे पास यहाँ पर कंडीशन है while a लेस देन इक्वल टू 5, तो ये एक बार पहले कोड को प्रिंट करेगा, उसके बाद आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो रुक जाएगा, आगे प्रिंट नहीं करेगा। बट एक बार तो एग्जीक्यूट हुआ, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। यही तो डिफरेंस है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में, कि एंट्री कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। बट दिस इज हाउ यू राइट योर 3 लूप्स, दैट इज फॉर, while, डू व्हाइल। अब जैसे हमने कहा कि इफ के अंदर इफ हो सकता है, उसे नेस्टिंग ऑफ इफ कहते हैं। स्विच के अंदर स्विच हो सकता है, उसे नेस्टिंग ऑफ स्विच कहते हैं। वैसे ही लूप के अंदर भी लूप हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। और ऐसा नहीं है कि फॉर के अंदर ही फॉर होगा या वाइल के अंदर ही वाइल होगा, किसी भी लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप हो सकता है। तो अगर आपके पास एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, उसे नेस्टिंग कहेंगे। बस उसमें ये ध्यान रखना होता है कि बाहर वाला लूप हमारा एक बार चलता है, लेकिन अंदर वाला लूप उस एक वैल्यू के लिए अपनी सारी आइट्रेशंस को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये लूप है, इफ आई हैव दिस, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ आई \t j, तो ये कैसे काम करेगा, आपका जो i है वो 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, अंदर आएगा, j 1 होगा, j लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है,
तो अभी आई और जे क्या है, वन 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 प्रिंट हो गए। अब पहले इंक्रीज कौन सा करेगा, पहले इंक्रीज अंदर वाला लूप करेगा, जे टू हो जाएगा, आई वन ही रहेगा। फिर जे थ्री हो जाएगा, आई वन ही रहेगा। अब जब जे फोर होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी टू, सो इट विल बी टू वन, टू टू, टू थ्री, देन वी हैव थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, and so on, right? So this is how it will go for 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3. So ये पूरा इसका आउटपुट आएगा। So मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप देते हैं, so for one iteration of the outer loop, inner loop has to complete all its iterations. इसके examples क्या हो सकते हैं, print all prime numbers from 1 to 100, है ना, print all palindrome numbers from a given range, या फिर वो आपने देखा होगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये सब नंबर पैटर्न्स प्रिंट कराने होते हैं या स्टार पैटर्न्स प्रिंट कराने होते हैं। सो ये सब क्वेश्चंस हम करते हैं टू प्रैक्टिस द नेस्टिंग ऑफ लूप्स। सो वी डू ऑल दीज क्वेश्चंस ताकि हम नेस्टेड लूप्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अगेन सी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट में है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, सो यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये आप वहां से जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ऐसे नेस्टेड लूप का जो मेन की है, जो मेन सार है, वो यही है कि जब बाहर वाला लूप एक बार चलेगा, अंदर वाला लूप अपनी सारी की सारी साइकिल्स पूरे करता है। फिर बाहर वाला लूप एक बार इंक्रीमेंट करता है, अंदर वाला फिर पूरे अपने साइकिल्स करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। बाकी सब चीजें इसी के ऊपर बेस्ड आपके नेस्टेड लूप्स में काम कर जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेस्टेड लूप हो या नॉर्मल लूप हो, वी हैव सम स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हम लूप में यूज करते हैं। और वो स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है, वो है आपके पास ब्रेक, कंटिन्यू, और एक स्टेटमेंट होती है गो टू। ऑल्दो गो टू इज ऑलवेज रिकमेंडेड नॉट टू बी यूज, तो गो टू जो है उसे अनकंडीशनल ब्रांच भी कहा जाता है, एंड इट इज सेड कि हमें इसको कोडिंग में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिना कंडीशन के आप अपने कंट्रोल को किसी भी पार्ट में प्रोग्राम के भेज सकते हो, जो कि सेफ नहीं होता है। सो इसलिए कहा जाता है कि गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं करनी चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए कि गो टू जैसा कीवर्ड कभी सी सी प्लस प्लस में बनाया गया था, although we don't recommend it using। ठीक है, सो गो टू इज अनकंडीशनल ब्रांच, जिससे हम किसी भी स्टेटमेंट पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले समझते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करते हैं। आपने अभी ब्रेक यूज किया स्विच के अंदर, जब आपका स्विच में से आपको बाहर आना होता है तो आप ब्रेक यूज करते हो। ऐसे ही ब्रेक लूप्स के साथ भी यूज हो सकता है। अगर आपको एक लूप को बीच में रोक कर बाहर आना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया, a is equal to 1, a less than equal to 10, a plus plus, obviously a is an integer variable declared above, और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि if a mod 3 is equal to 0, तो ब्रेक कर दो। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग द नंबर। सो मैंने a को प्रिंट करा दिया, ये कोड है मेरे पास। इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट थी तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई है, बट इसका मतलब ये है कि कंडीशन ट्रू हो तो ब्रेक करो। कैसे काम करेगा, a 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, अंदर आए। 1 मॉड 3 0 होता है, नहीं, सी आउट ए पे पहुंचेंगे, 1 प्रिंट हो जाएगा। ए 2 हुआ, 2 मॉड 3 0 होता है, नहीं, 2 प्रिंट हो जाएगा। 3 मॉड 3 0 होता है, 3 मॉड 3 0 होता है, ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर। सो ब्रेक का मतलब है जस्ट कम आउट ऑफ द लूप, दैट्स इट, लूप खत्म, आगे काम करेगा ही नहीं। ठीक है, इट विल स्टॉप हेयर, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क अहेड। इसके आगे आपका लूप जाएगा ही नहीं, यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको, ओके टाटा बाय बाय, है ना। सो वो ओके टाटा बाय बाय इसका इधर ही हो जाएगा। पर अगर आपने इसकी जगह पर कंटिन्यू दिया होता, यही सेम कोड होता, एग्जैक्टली सेम कोड, और आपने सिर्फ क्या चेंज किया होता कि जहां पर आपने ब्रेक लिखा है उसकी जगह पर आप कंटिन्यू कर देते। सो यू राइट लाइक दिस। अब देखो ए 1 है, 1 मॉड 3 0 नहीं होता, प्रिंट हो जाता, फिर 2 हो जाता, अब 3 आया, 3 मॉड 3 क्या 0 है, 3 मॉड 3 0 है, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो क्या होगा, क्या होगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, लूप को टर्मिनेट नहीं करता,
सिर्फ करंट आइटरेशन को टर्मिनेट करता है। सो इट टर्मिनेट्स ओनली द करंट साइकिल, जो करंट आइटरेशन चल रही थी उसको टर्मिनेट कर देता है, फिर ऊपर आ जाता है। और अब आपका ए जो है वो 4 हो जाता है। 4 पे कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 6 पे ट्रू होगी तो फिर कंटिन्यू, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर 7 8 9 पे ट्रू होगी तो कंटिन्यू हो जाएगा, एंड देन 10। सो कंटिन्यू क्या करता है, इट टर्मिनेट्स द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन, राइट? वहां से लूप चलता है। ब्रेक क्या करता है, जहां एग्जीक्यूट हुआ वहीं लूप खत्म, आगे चलेगा ही नहीं। दैट इज द एंड ऑफ द लूप। सो कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें डिसाइड करना होता है कि लूप कितनी बार चलाना चाहिए। जैसे कि आपका एक प्रोग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रोग्राम, दैट इज टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अब हम सबको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो वन और खुद से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, है ना? वन और खुद से तो सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं, वन और खुद से सब नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन जो उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ a, जो कि 2 से शुरू होता है, और मैं इसको लेस देन n तक लेके जाती हूँ। मतलब मुझे पता है कि 1 और n से तो सभी डिवाइड होते हैं ना, तो हम 2 से लेकर n-1 तक देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया कि अगर n a से डिवाइड हो जाता है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर पूरा लूप क्यों चलाना? अगर आप 25 को चेक कर रहे हो, आपने देखा कि क्या 25 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 25 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 4 से नहीं होता। 5 से होता है? 5 से होता है तो मैं 6 7 8 9 10 24 तक क्यों चेक करूं? आई शुड स्टॉप माय लूप देन एंड देयर। तो मुझे वहीं पे लूप रोक देना चाहिए एंड बता देना चाहिए कि भाई n इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं n इज नॉट अ प्राइम नंबर, और ये प्रिंट करके हम यहीं से क्या कर सकते हैं, ब्रेक। सो लूप खत्म। लेकिन अगर ऐसा है कि नंबर प्राइम है, जैसे कि 13 है, तो वो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, वो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 7 8 9 10 11 12 कभी नहीं होगा। जब फाइनली ए खुद 13 हो जाएगा, तो 13 लेस देन 13 जब फॉल्स होगा तो वो बाहर आएगा। तो हम बाहर आकर ये चेक कर लेते हैं कि भाई अगर लूप तब रुका है जब ए और एन सेम हो गए थे, सो लूप तब जाके टर्मिनेट हुआ जब ए और एन सेम हो गए थे, दैट मीन्स वो कभी डिवाइड हुआ ही नहीं, कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। सो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। सो ये एक सिचुएशन है जहां पर हम या तो पहले ब्रेक कर सकते हैं या फिर पूरा लूप चलने पर ब्रेक करते हैं। तो अगर हम पहले ब्रेक कर रहे हैं मतलब नंबर प्राइम नहीं है, और अगर हम पूरा लूप चलने की वेट कर रहे हैं कि हाँ अगर उसने सबसे डिवाइड करके देख लिया फिर भी हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो डिविजिबल हो, तो मतलब वो नंबर आपका प्राइम नंबर है। सो ऐसे सिचुएशंस में ब्रेक यूज होता है। कंटिन्यू का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ब्रेक का ज्यादा यूज करते हैं हम। काफी प्रोग्राम्स में आप देखोगे ब्रेक को आगे जाके आपको जरूरत पड़ेगी। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस यू वांट टू टर्मिनेट द लूप इन बिटवीन। सो कभी भी आपको लूप को बीच में रोकना हो, यू शुड यूज ब्रेक स्टेटमेंट फॉर दैट। सो द लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट जो आप यूज कर सकते हो विद लूप्स और गो टू विदाउट लूप्स भी यूज हो सकती है, वो है गो टू। सो गो टू के साथ हमें यहाँ पर एक लेबल देना पड़ता है, एंड देन वी पुट अ सेमीकोलन। अब लेबल्स पहले से तो होते नहीं है प्रोग्राम में, तो आपको लेबल्स भी बनाने पड़ते हैं। तो एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में आप लेबल कैसे बना सकते हो, लेबल कोलन लिख के। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, मान लो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, मैंने लिखा सी आउट हेलो, फिर मैंने यहाँ पर लेबल बना दिया एबीसी कोलन, बस ऐसे ही। तो ये लेबल बन गया। फिर मैंने लिखा सी आउट वेलकम, एंड फिर यहाँ पे लिख दिया गो टू एबीसी, और फिर यहाँ लिखा सी आउट थैंक यू। तो अगर हम सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, तो पहले ये हेलो प्रिंट करेगा, फिर यहाँ आएगा, लेबल के होने से कुछ होता तो है नहीं, फिर यहाँ आएगा वेलकम प्रिंट हो जाएगा। वेलकम प्रिंट होने के बाद गो टू एबीसी से वो वापस इधर आ जाएगा। अब इधर आ गया तो फिर वेलकम प्रिंट होगा, फिर गो टू एबीसी, फिर ऊपर चला गया। सो ये इनफाइनाइट टाइम्स वेलकम प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो अगर आप बिना किसी कंडीशन के गो टू यूज करते हो तो वो इनफाइनाइट उसमें चला जाता है। अगर मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, ये तो मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ गो टू में, अगर मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो जो बीच की स्टेटमेंट्स हैं वो तो हर बार स्किप हो जाएंगी, फिर वो लिखने का फायदा ही क्या जब वो हर बार स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए हम कभी गो टू लगाते भी हैं तो हम हमेशा उसको कंडीशन के साथ ही लगाते हैं, ताकि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिपीट करो, अदरवाइज मत करो, या अगर ये कंडीशन है तो यहाँ जाओ, अदरवाइज मत जाओ।
पर उसके लिए हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं, हम स्विच लगा सकते हैं, हम इफ लगा सकते हैं, अगर रिपीट ही करना है तो लूप लगा सकते हैं। व्हाई शुड वी यूज गो टू? सो गो टू में एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इट इज रिकमेंडेड टू अवॉइड यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। तो आपको गो टू यूज नहीं करना चाहिए, बट हाँ, एज अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए कि गो टू स्टेटमेंट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, और उसके लिए हम लेबल्स बनाते हैं, गो टू के थ्रू उस लेबल पर हम जा सकते हैं। सो ये तो हो गई आपकी सारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट? अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे टॉपिक, दैट इज फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो फंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं सी प्लस प्लस में। एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, और दूसरे जो आप खुद से बनाओगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस व्हिच वी कोड ऑफ आवर ओन, एंड लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोस जो आप हेडर फाइल्स में यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किया हैश इंक्लूड math.h, सो हैश इंक्लूड math.h से क्या होगा, इसके अंदर जो फंक्शंस डिफाइन है, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, लॉग हो गया, साइन कॉस टैन हो गया, सो ये सारे फंक्शंस आप यूज कर पाओगे अगर आप math.h को इंक्लूड कर रहे हो। अगर आप string.h को इंक्लूड कर रहे हो तो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, ये सब आप कर पाओगे अगर आप string.h को इंक्लूड कर रहे हो। सो वी हैव डिफरेंट हेडर फाइल्स, डिफरेंट लाइब्रेरीज जिन्हें कहते हैं, तो उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके आप उसमें डिफाइंड फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज योर लाइब्रेरी फंक्शंस। बट आपको असली में जो आना चाहिए कोडिंग में, वो है कि खुद के फंक्शंस कैसे बनाने हैं, और वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये तो था अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन सी प्लस प्लस में कैसे बनाते हैं, कितनी तरह के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इट विल बी एवरीथिंग अबाउट फंक्शंस वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेसन। और उसके बाद हम क्लासेस का कंसेप्ट शुरू करेंगे, क्योंकि क्लासेस क्या होती है, क्लासेस में हमारे पास दो ही चीजें मेन होती हैं, एक डेटा और एक फंक्शंस जो उस डेटा के ऊपर काम करते हैं। सो वो फंक्शंस बनाने आपको आने चाहिए, इसलिए पहले हम करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं इन डिटेल, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, राइट? क्लासेस से पहले मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर्स भी क्या होता है, and then classes, and then we are going to do actually object oriented programming in C++, right? I hope यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।